सो ये एक एचयू का अरेंजमेंट दिखा रखा है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ से रिटर्न एयर आ रहा है, फिर ये प्री फिल्टर लगा हुआ है, फिर हम बैक फिल्टर लगाते हैं, फिर ये कूलिंग कॉइल होता है, फिर हीटिंग कॉइल सेक्शन होता है। सो इसको हम लोग बोलते हैं कॉइल सेक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग मिक्सिंग चैम्बर। फिर फैन सेक्शन होता है, उसके बाद फिल्टर्स होते हैं यहाँ पे, उसके बाद सप्लाई एयर यहाँ से रूम में चला जाता है। यहाँ रिमूवेबल फिल्टर है, जैसे एक बैक फिल्टर को बाहर निकाल रहा है, आप देख रहे हैं। ऐसे सेक्शन होते हैं एचयू के अंदर, बड़े बड़े एचयू में आप खुद घुस सकते हैं, अंदर जा सकते हैं। तो फिल्टर को निकाल के वीकली मंथली इसका हम लोग मेंटेनेंस करते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं पॉल्यूटेड एयर, अब जो भी हमारा आउटसाइड एयर है वो काफ़ी पॉल्यूटेड होता है। तो जैसे मैंने बताया था, फिल्टर का अलग अलग अरेंजमेंट होता है कि आप किस ग्रेड के लिए, किस ग्रेड का आपको फिल्टरेटेड एयर चाहिए। तो सबसे पहला होता है कार्बन फिल्टर होता है, जो भी कार्बन रिलेटेड स्मोक होता है, कार्बन रिलेटेड जो भी पार्टिकल्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। देन हेपा फिल्टर आ गया, हेपा फिल्टर के बाद ये जर्मन फैन टेक्नोलॉजी है। फिर ये डिफ्यूजर है, डिफ्यूजर से हमें क्लीन एयर मिलता है रूम्स में। फिर नेक्स्ट आता है हमारा हीटिंग और कूलिंग कॉइल एलिमेंट्स, जिसको हम हीटिंग और कूलिंग, जिसको कॉइल सेक्शन भी बोलते हैं। और सारे एचयू में हीटिंग और कूलिंग कॉइल होता है। और हीटिंग और कूलिंग कॉइल का यूज हम इसलिए करते हैं, सप्लाई एयर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी लेवल डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, एप्लीकेशन, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए भी यूज किया जाता है। क्योंकि जो भी ह्यूमिड एयर होता है बाहर, उसमें वाटर वेपर ज़्यादा होता है। वाटर वेपर होने की वजह से जब वो एयर कूलिंग कॉइल के पास से गुजरता है तो वेपर ठंडा होके लिक्विड में चेंज हो जाता है। इसलिए हीट एक्सचेंजर भी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो इंटरचेंज कर लेता है, पावर कंजप्शन कम होने लगता है, जिससे एचयू कम वर्क करता है। और कॉइल्स का अरेंजमेंट भी होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसमें देखते हैं। डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर इंक्लूड दोज फॉर गैस फायर्ड फ्यूल बर्निंग हीटर्स और refrigeration evaporator placed directly in the air stream. Electric resistance heaters and heat pump can be used as well. Evaporative cooling is possible in dry climate. So इसको ड्राई क्लाइमेट में यूज किया जाता है। और इनडायरेक्ट कॉइल जो होता है उसमें हॉट वाटर और स्टीम की हीटिंग के लिए यूज होता है, और चिल वाटर और ग्लाइकोल फॉर कूलिंग। जैसे चिल वाटर सिस्टम में हम लोग वाटर का यूज करते हैं। कॉइल्स आर टिपिकली मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कॉपर्स। जो भी कॉइल होता है एचयू के अंदर कूलिंग कॉइल सेक्शन में, वो कॉपर ट्यूब्स होते हैं, और जो फिन्स होता है वो एल्युमिनियम का होता है। तो फिन्स क्या करता है, हीट को ट्रांसफर करता है। सो एल्युमिनियम फिन्स लगे होते हैं हीट को ट्रांसफर करने के लिए। और फिर उसमें ड्रेन पैन भी लगा होता है, जो भी ह्यूमिड एयर होता है, ह्यूमिड एयर से वाटर वेपर लिक्विड में चेंज हो जाता है, वो ड्रेनेज में बदल जाता है वो वाटर, तो उसको हम ड्रेन कर देते हैं। हॉट वाटर और स्टीम इज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल बॉयलर में हॉट वाटर प्रोवाइड करते हैं, और चिल वाटर सिस्टम चिलर के द्वारा हम प्रोवाइड करते हैं। अगर हमको डिह्यूमिडिफिकेशन चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, कूलिंग कॉइल इज एम्प्लॉयड ओवर कूल सो दैट द ड्यू पॉइंट इज increased and condensation occurs. एक्चुअली जो हीटर कूलिंग कॉइल होता है, कूलिंग कॉइल डिह्यूमिडिफिकेशन का ही काम करता है, ह्यूमिडिटी को कम कर देता है. दिस प्रोसेस हैज द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेवल ऑफ द सप्लाई एयर. सो एयर में जो भी वेपर होता है उसको रिड्यूस कर देता है. ये आप डायग्राम देख सकते हैं, जैसे आउटडोर एयर
पे रिटर्न एयर आ रहा है, मिक्सिंग चैम्बर में मिक्स हो रहा है, फिर एयर फिल्टर लगा हुआ है, कूलिंग कॉइल है, हीटिंग कॉइल है, यहाँ ड्रेन पैन है, कंडेंसेट ड्रेन पाइप, जो भी कूलिंग कॉइल से मॉइस्चर बन के जो लिक्विड आ रहा है वो यहाँ से ड्रेन हो जाता है। फिर फैन लगा हुआ है, सप्लाई एयर है। ह्यूमिडिफायर जैसे कोल्डर क्लाइमेट हो गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, वहाँ पे हीटिंग चलता है। अब हीटिंग की वजह से क्या होता है कि एयर ड्राई हो जाता है, और एयर ड्राई होने की वजह से अनकंफर्टेबल फीलिंग होता है और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बढ़ जाता है। तो ह्यूमिडिफायर क्या करता है? ह्यूमिडिफायर क्या का काम ये है कि वाटर वेपर को ऐड कर देता है एनवायरनमेंट में, इससे जो एयर ड्राई हो गया है वो एयर वेट हो जाता है, एयर ह्यूमिडिटी को बढ़ा देता है ह्यूमिडिफायर। देयर आर सेवरल टाइप्स। सेंट्रल ह्यूमिडिफायर आर बिल्ट इनटू होम हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो ह्यूमिडिफायर ऑलरेडी होता है जो होम्स के स्प्लिट विंडो एयर कंडीशनिंग जो होते हैं आर डिजाइन टू ह्यूमिडिफाई द होल हाउस, मतलब जिस रूम में आप लगा रहे हैं। तो मिक्सिंग चैम्बर होता है, जैसा कि हम लोग देखे थे मिक्सिंग चैम्बर में क्या होता है, जो आउटसाइड एयर आता है, रिटर्न एयर आता है, वहाँ उसको मिक्स कर देता है। In order to maintain indoor air quality, air handler commonly have provision to allow the introduction of outside air into air quality को अच्छा बनाने के लिए हम फ्रेश एयर लेते हैं। और फ्रेश एयर क्या होता है कि उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इसलिए हम आउटसाइड एयर को डायरेक्टली हम रूम में सप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको मिक्सिंग चैम्बर में मिक्स करते हैं, उसको कूल करते हैं, फिर सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आउटसाइड एयर आया, रिटर्न एयर आया रूम से, इस मिक्सिंग चैम्बर में मिक्स हुआ। मिक्सिंग चैम्बर में मिक्स होने के बाद आउटसाइड एयर के लिए भी यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है, फिर बैक फिल्टर लग गया यहाँ। अब आउटडोर और रिटर्न दोनों एयर मिक्स होने के बाद वो एयर इस फिल्टर से होके जाएगा। इस फिल्टर से होके जाने के बाद अगर आपका समर है तो कूलिंग कॉइल चालू रहेगा, अगर विंटर है तो हीटिंग कॉइल चलेगा। तो इन कॉइल्स से होके जाता है इस ब्लोअर फैन से। फैन क्या करता है, यहाँ से एयर फेंकता है, एयर वो फिर रूम में जाता है। जैसा कि यहाँ आप टॉप व्यू में देख सकते हैं, आउटसाइड एयर, रिटर्न एयर, 1 2 3, प्री फिल्टर, मीडियम फिल्टर, देन कॉइल सेक्शन हो गया, फिर ये हमारा फैन सेक्शन हो गया, सप्लाई एयर हो गया। ब्लोअर और फैन का काम क्या होता है? एयर हैंडलर टिपिकली एम्प्लॉय ए लार्ज स्पाइरल केज ब्लोअर ड्राइवन बाय एसी इंडक्शन इलेक्ट्रिक मोटर। सो इंडक्शन मोटर्स होते हैं टू मूव द एयर। द ब्लोअर में ऑपरेट एट सिंगल स्पीड, ऑफर ए वैरायटी ऑफ सेट्स ऑफ स्पीड और ड्राइवन बाय वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। पीएफटी के थ्रू भी हम मोटर के आरपीएम को कंट्रोल करते हैं एज पर सीएफएम रिक्वायरमेंट। अगर सीएफएम रिक्वायरमेंट कम है तो बीएफडी एक सिग्नल देता है मोटर को, मोटर अपना स्पीड को, आरपीएम को कम कर लेता है। फ्लो रेट में आल्सो भी कंट्रोल बाय इनलेट वाल्व्स, आउटलेट डैम्पर। डैम्पर वगैरह से भी हम फ्लो को कंट्रोल करते हैं, बीएबी से भी करते हैं। मल्टीपल ब्लोअर में भी प्रेजेंट इन लार्ज कमर्शियल एयर कंडीशनिंग यूनिट, एयर हैंडलिंग यूनिट, टिपिकली प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द एचओ एंड बिगिनिंग ऑफ द सप्लाई डक्टवर्क। बिगिनिंग ऑफ द सप्लाई डक्टवर्क, यहाँ से डक्ट लगाएंगे, ये फैन हो गया, यहाँ से सप्लाई करेगा कोल्ड एयर, वो रूम में जाएगा। दे आर ऑफन फैन है रिटर्न एयर डक्ट, और एचओ बहुत बड़ा है, अगर रिटर्न एरिया ज़्यादा है तो रिटर्न एयर फैन भी होता है खींचने के लिए एयर को। पुशिंग द एयर, रिटर्न फैंस फॉर पुशिंग द एयर इनटू द एचओ। अब कंट्रोलिंग, अब एचओ तो लगा दिए, चला दिया, लेकिन उसका कंट्रोलिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे कंट्रोल करना है, उसके फ्लो रेट को कैसे कंट्रोल करना है, सप्लाई या टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करना है, जो मिक्स एयर हो रहा है उसमें एयर के टेम्परेचर को कंट्रोल कैसे करना है, ह्यूमिडिटी लेवल को कैसे मेंटेन रखना है, एयर क्वालिटी को कैसे अच्छा बनाना है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिनका कंट्रोलिंग हम करते हैं। तो बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम बीएमएस के थ्रू यूजिंग बैकनेट और लोअर, जो हमारा एक बीएमएस का रूम होता है, वहाँ पे बहुत सारे सेंसर वगैरह से हम लोग इनपुट लेते हैं डीसीपी पैनल से।
For example, common control components include the temperature sensor, humidity sensor, actuator, motor, controller। ये सारे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं एचयू में, रूम्स में। ये सिग्नल देते हैं बैकनेट को, फिर यहाँ से फिर ये आउटपुट देता है, फिर ये मोटर को सिग्नल जाएगा या फिर जहाँ भी सिग्नल जाना वहाँ जाएगा, फिर ऐसे कंट्रोलिंग होता है। वाइब्रेशन आइसोलेटर का मेन वर्क है कि जो भी हमारा मैकेनिकल इक्विपमेंट्स हैं, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स में मूवेबल पार्ट होता है, जैसे मोटर हो गया। अब मोटर के चलने की वजह से मशीन में वाइब्रेशन होता है। अब वो वाइब्रेशन हमारा मशीन से डक्ट में, मशीन से या फिर किसी और चीज़ में ट्रांसफ़र ना हो, उस ट्रांसफ़र को रोकने के लिए भी हम वाइब्रेशन आइसोलेटर लगा देते हैं। कैनवास कनेक्शन, कपड़े का कनेक्शन होता है डक्ट और मशीन के बीच में, रबर का कैनवास कनेक्शन होता है। ये तो डक्ट और मशीन का हो गया, बट मशीन के चलने की वजह से फ्लोर पे रखे हैं तो वाइब्रेशन आएगा फ्लोर पे। सो फ्लोर पे भी वाइब्रेशन आइसोलेटर लगाते हैं। वो रबर पैड होता है, नियोप्रीन पैड जो होता है वो हम लगा देते हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं वाइब्रेशन आइसोलेटर, ये नियोप्रीन पैड होता है, इसी टाइप का पैड होता है रबर पैड, वो लगा देते हैं। वाइब्रेशन आइसोलेटर प्रोडक्ट हैव बीन यूज्ड टू रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ नॉइज एंड वाइब्रेशन फ्रॉम mechanical equipment onto a building structure, support, isolate and suspend mechanical equipment to protect equipment for damage during seismic activity, भूकंप के समय भी। अब नेक्स्ट है साउंड एटेन्यूएटर। साउंड एटेन्यूएटर का क्या काम है? साउंड एटेन्यूएटर और डक्ट साइलेंसर, इसको डक्ट साइलेंसर भी बोलते हैं। साउंड ट्रैप होता है, साउंड को ट्रैप कर लेता है, ब्लॉक कर लेता है। मफलर भी बोलते हैं इसको। इज नॉइज कंट्रोल, acoustical treatment of heating, ventilating and air conditioning ductwork designed to reduce transmission of noise through the ductwork either from equipment into the occupied space in the building or between occupied spaces। तो मशीन के फ्रंट पे हम लगा देते हैं, जैसे सप्लाई कर रहा है तो जो भी नॉइज होगा मोटर के चलने की वजह से उस नॉइज को ऑब्जर्व कर लेता है साउंड एटेन्यूएटर। इसका फंक्शन यही है। साउंड एटेन्यूएटर, जैसे यहाँ से कोई इनकमिंग साउंड आ रहा है, बहुत हाई डेसिबल है इसका, तो इस साउंड को वो इस एब्जॉर्ब कर लेता है। उसमें फाइबर ग्लास वगैरह भी लगा होता है जिससे साउंड एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आउटगोइंग हमारा साउंड जो मिल रहा है वो लेस डेसिबल का मिल रहा है। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे भी ऐसे वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू सो मच।